सो हेलो एवरीवन, आज मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने करंट अफेयर्स की एक और सीरीज़ लेके, जो कि है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लाइफ में इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। ट्रस्ट में, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपका करंट अफेयर पोर्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक दैट एग्जाम। सो दैट्स वाई मैं कह रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी आपकी ये राइट एज है। स्टेप बाय स्टेप अभी से ही आपको अपना करंट अफेयर्स का पोर्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग करते चलना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें देखने हैं। सो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स वीकली। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, Which is the first platform to launch UPI Lite payments? कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, फर्स्ट प्लेटफॉर्म एक्चुअली, जिसने UPI Lite पेमेंट्स को लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं गूगल पे, MI पे, पेटीएम पेमेंट्स बैंक या फिर एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ये चार ऑप्शंस हैं, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है जो आपको चूज करना है। Which is the first platform to launch UPI Lite payments? This is the question. सो इसका आंसर है बच्चों पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अभी ये पहला प्लेटफॉर्म बन गया है जिसने यूपीआई लाइट पेमेंट्स लॉन्च किए हैं, और इसमें क्या है कि 200 रुपये तक की ट्रांजैक्शन के लिए किसी पिन की ज़रूरत नहीं है, ये पेमेंट ईजिली हो जाता है। और ये इनेबल किसके द्वारा किया गया है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के थ्रू जो है ये यूपीआई लाइट पेमेंट इनेबल किया हुआ है, जिससे यूजर्स जो है वो मल्टीपल स्मॉल वैल्यू यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं बिना किसी पिन की मदद से। So this was about this. Now come to the next one. Which neighboring country of India signed MOU with ISA to increase use of solar energy? अब हमारी नेबरिंग कंट्री के बारे में ये है, इंडिया ने किस नेबरिंग कंट्री के साथ मिलके और ये साइन किया? MOU है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो ISA के साथ मिलकर ये साइन हुआ है, और किस लिए हुआ है? टू इंक्रीज द यूज ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के यूज को इंक्रीज करने के लिए। सो कौन सी कंट्री ने ये साइन किया है? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या फिर म्यांमार? सो इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है उसने ये अग्रीमेंट साइन किया है ISA, जो कि है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ, टू इंक्रीज द यूज ऑफ सोलर एनर्जी। और इसका टारगेट क्या है? दिस अग्रीमेंट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय दिसंबर 2026। ये अग्रीमेंट जो साइन हुआ है ये इम्प्लीमेंट कब तक होगा? दिसंबर 2026 तक हो पाएगा। और इसमें एक टारगेट सेट किया हुआ है, उसमें क्या है कि 40% जो एनर्जी जेनरेट होगी वो रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू ही होगी। दैट मीन्स वैसे सोर्सेज जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। और ये कब तक हो पाएगा? 2041 तक ऐसा करने का टारगेट है। और ऐसा करने से करीब 4000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर जो है वो 2030 तक प्रोड्यूस कर लिया जाएगा। सो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, अगर जो भी ये टारगेट है वो अचीव कर लिया गया, सो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। सो ये था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग? G20 फॉरेन मिनिस्टर्स जो मीटिंग है वो कौन सी सिटी में होने वाला है? मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली या फिर अहमदाबाद? मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली या फिर अहमदाबाद? सो इसका आंसर है बच्चों न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है वो शेड्यूल्ड है। और इसमें क्या है बच्चों? G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है एक्चुअली। इसमें इंडिया भी शामिल है, इसके अलावा बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE, इसके अलावा ब्राजील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, इंडोनेशिया, ये सब कंट्रीज भी हैं इसमें। सो ये जो है इनकी मीटिंग कहाँ शेड्यूल थी? दिल्ली में होने के लिए शेड्यूल थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। सविता, हु वोन द स्पोर्ट्स स्टार ACS स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, प्लेज विच स्पोर्ट्स? ये सविता जो है इन्हें 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में अवार्ड मिला था, ब्रॉन्ज मेडल मिला था, और ये ACS स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बन गई थी। सो ये कौन सा गेम खेलती हैं? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फिर टेनिस? सो इसका आंसर है बच्चों शी प्लेज हॉकी। सविता जो है वो हॉकी खेलती हैं, और इन्हें स्पोर्ट्स स्टार ACS स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। कब मिला? जब इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में साल 2022 में। और ये वुमेन कैटेगरी में थी। मेल कैटेगरी में PR श्रीजेश वॉज नेम्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर। PR राजेश को स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर दिया गया था फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन 2002 एट द सेम प्लेस ऑफ कोर्स बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में। और हॉकी में
इन्हें भी स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज विंड एंड सोलर एनर्जी। विंड एंड सोलर एनर्जी से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उस हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है व्हाइट हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन या फिर क्लीन हाइड्रोजन। सो बच्चों देखो, ये रिन्यूएबल सोर्सेज से आपके प्रोड्यूस हो रही है, विंड से हो रही है, सोलर एनर्जी से हो रही है। सो ए और बी के चांसेस थोड़े कम है, व्हाइट एंड पिंक थोड़ा कम लग रहा है। अगर आप थोड़ा गेस करो तो ग्रीन या फिर क्लीन हो सकता है, क्योंकि इको फ्रेंडली होने के चांसेस हैं इसके, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्सेज से ये जो है वो रिलीज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। सो इसका आंसर आप गेस कर सको अगर, तो the answer is green hydrogen. Green hydrogen refers to hydrogen produced from renewable sources such as wind and solar energy. और ये किस प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है उससे ये प्रोड्यूस होता है। और CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, IICT एंड NTPC, ये तीन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कोलैबोरेट कर रहे हैं टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन आपका प्रोड्यूस हो सके। और क्यों हो सके? क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन को क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स कंसीडर किया गया। ये क्लीन भी है, सस्टेनेबल, इसको मतलब आप ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हो, इकोनॉमिक पोटेंशियल भी इसका ज़्यादा है, एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब कम कॉस्ट में आपको ये अचीव हो भी जाएगा। सो इतने ज़्यादा इसके फायदे हैं, दैट्स वाई ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन हैं कोलैबोरेट कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के लिए। सो ये इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द हर पेमेंट डिजिटल मिशन? कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है हर पेमेंट डिजिटल? देखो यह नाम से आपको पता चल जाएगा, जो भी पेमेंट ट्रांजैक्शंस जितने भी होने हैं वो डिजिटल होने चाहिए। तो कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने ये मिशन लॉन्च किया है? नीति आयोग, NPCI, RBI या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री? सो बेसिकली होता क्या है, हमारी कंट्री में कुछ लोगों को डिजिटल पेमेंट के बारे में पता तो है, लोग प्रॉपर उसको यूज कर नहीं पाते, कुछ परसेंटेज ही लोग हैं जो डिजिटल पेमेंट यूज करते हैं। तो इस मिशन का टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं आपके वो डिजिटल पेमेंट यूज कर पाए। और ये जो मिशन है आपका ये लॉन्च किया गया है RBI के थ्रू। और ये कब हुआ? द इनिशिएटिव वाज लॉन्च ड्यूरिंग द डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक। ये डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक जो है ये अभी 6 to 12 मार्च 2023 को ये सेलिब्रेट किया गया, जो अवेयरनेस वीक था 6 to 12 मार्च 2023 ये अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया गया था। और इसी टाइम ये जो है इनिशिएटिव आपका ये जो मिशन है ये लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या है, बेसिकली बच्चों 42% लोग इंडिया में ऐसे हैं जो इजीली डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, लेकिन 35% लोग ऐसे हैं जिनको डिजिटल पेमेंट के बारे में पता तो है बट वो यूज़ कर नहीं पाते। और 23% लोग तो ऐसे हैं जिनको बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं है कि आखिर ये डिजिटल पेमेंट होता क्या है। सो इस इनिशिएटिव का मेन टारगेट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो डिजिटल पेमेंट्स कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ, जो कि एक तरह से सेफ होता है ट्रांजैक्शन एंड ऑल प्रोसेसेस के लिए। सो नेक्स्ट पे हम चलते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोग्राम? स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोग्राम जो है वह कौन सी मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट करा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? सो इसका आंसर है बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, क्योंकि ये स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोग्राम है। सो दिस इज बेसिकली थीम बेस्ड टूरिज्म है ये। जैसे कोई अगर टूरिस्ट इंडिया में ये सोच के आया कि उसको कोई प्रॉपर थीम, सपोज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ही देखने हैं, तो टूरिज्म क्या करेगा, उसको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देगा कि जिन्होंने चूज किया है कि उनको केवल हिस्टोरिकल देखने, तो उनको वो स्टेट्स ही घुमाए जाएंगे या उन स्टेट्स के बारे में, उन सिटीज़ के बारे में ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी जिनके में वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स प्रेजेंट होंगे। एज मैनी एज 30 सिटीज़ फ्रॉम 15 स्टेट्स, 15 स्टेट्स में से 30 सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये लिस्ट अभी और ज़्यादा बनाई जा रही है। विच आर सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेस्टिनेशंस अंडर स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोग्राम। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? द्वारका एंड धोलावीरा इन गुजरात, कोलवा एंड पोरवोरिम इन गोवा एंड नालंदा एंड गया इन बिहार। तो ये कुछ सिटीज़ हैं जो इस लिस्ट में आपके इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू होस्ट द वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इवेंट?
किस यूनियन मिनिस्ट्री ने ये सेट किया है होस्ट करने का? वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इवेंट जो है वो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री जो होस्ट करने जा रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? इसका आंसर है बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है ये सेकेंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 को होस्ट करेगी इन नवंबर 2023 इन न्यू दिल्ली, एंड ये 3 से 5 नवंबर के बीच में होने वाला है, 3rd to 5th नवंबर, और ये दिल्ली में प्रगति मैदान में आपका ये जो मीटिंग है ये होगी। और वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 किस में फोकस करेगा? इंडिया में जो आपकी कलिनरी डाइवर्सिटी है, जो फूडिंग हैबिट्स है, उसमें इतना ज़्यादा डाइवर्स यहाँ पे देखने को सिचुएशन मिलता है। इन सब चीज़ों को इसमें इन्हांस करके दिखाया जाएगा। और इसके क्या की एलिमेंट्स हैं? इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, वाइट रिवॉल्यूशन जो कि मिल्क से रिलेटेड है, मेकिंग इंडिया एज एन एक्सपोर्ट हब, इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाने की भी इसमें मुहिम की जाएगी, एंड टेक्नोलॉजी एंड डिजिटाइजेशन को भी इस फील्ड में यूज करने की पूरी संभावना है। ये सब चीजें इसमें है जो आपको देखनी है। इंडियन आर्मी रिसेंटली होस्टेड द आइकॉनिक नेशनल फ्लैग इन विच स्टेट? इंडिया ने आइकॉनिक नेशनल फ्लैग, आइकॉनिक मीन समझ रहे हो आप, थोड़ा सा डिफरेंट, नॉर्मली जैसे हम नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं वैसे नहीं, आइकॉनिक नेशनल फ्लैग कौन से स्टेट में इंडियन आर्मी ने अभी फहराया है? इसके ऑप्शंस हैं आपके पंजाब, सिक्किम, केरला या फिर जम्मू एंड कश्मीर। इसका आंसर है बच्चों डी, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे अभी इंडियन आर्मी ने कोलैबोरेट किया है लोकल अथॉरिटीज से, और नेशनल फ्लैग, आइकॉनिक नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया है कहाँ पे? डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये फ्लैग होस्ट किया गया था। और इसकी खासियत ये है कि एक 100 फीट हाई पोल पे फ्लैग को होस्ट किया गया था, और जिससे इसकी हाइट सोचो और कितनी ज़्यादा हो गई। एंड ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपका डोडा डिस्ट्रिक्ट, ये एक टाइम पे टेररिज्म के लिए जाना जाता था, बहुत आसान नहीं था यहाँ पे इस तरह की चीजें कर पाना, लेकिन धीरे धीरे एक पॉजिटिव शिफ्ट देखा गया है, अब चीजें नॉर्मल होने लगी हैं, और जो वहाँ के लोकल्स हैं वो भी अथॉरिटीज के साथ मिलके वहाँ पे शांति और डेवलपमेंट वगैरह प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी मुहिम है इंडियन आर्मी के द्वारा, और ये आइकॉनिक फ्लैग यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट में फहराया गया था। द महाकाली रिवर ओरिजिनेट्स इन विच इंडियन स्टेट? महाकाली रिवर जो है वो कौन से इंडियन स्टेट से ओरिजिनेट होती है? ओडिशा, उत्तराखंड, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? रिवर का नाम थोड़ा सा अच्छा है, महाकाली रिवर, ये कौन से इंडियन स्टेट से आपकी ओरिजिनेट होती है? इसका आंसर है बच्चों उत्तराखंड। महाकाली रिवर जो है इसके 2 नाम है, सबसे पहले तो इसको काली रिवर और शारदा रिवर भी कहते हैं। ये मैं आपको बता दूं। और अभी उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने 11 किलोमीटर लंबा जो है स्ट्रेच यहाँ पर इनॉग्रेट किया है इस रिवर पे। और क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे अब ये कोशिश की जा रही है कि नेशनल राफ्टिंग कंपटीशन जो है वो महाकाली रिवर पे ऑर्गेनाइज किया जा सके, जिससे टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है वो प्रमोट हो पाएंगे इस एरिया में। एक तरह से ये इनकम के लिए भी अच्छा है, अगर इस तरह का कोई कंपटीशन या फिर स्पोर्ट्स वगैरह डेवलप होगा, वहाँ उस प्लेस की जो इनकम है वो भी उससे बढ़ेगी। This was the thing. Polio cases were recently recorded in which country for the first time? कौन सी कंट्री में पहली बार पोलियो के केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए गए इन 30 years, 30 साल में पहली बार? और इसके ऑप्शंस हैं बुरुंडी, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन ए बुरुंडी। पोलियो केसेस वर रिकॉर्डेड इन बुरुंडी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 years, 30 साल में पहली बार पोलियो वायरस टाइप 2 जो है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया। एक्चुअली एक 4 साल का बच्चा था, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, और वो 2 और जिन लोगों के कॉन्टैक्ट में था उनके में भी ये वायरस जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। और पोलियो के बारे में मैं आपको बता दूँ, ट्रांसमिटेड होता है कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से, और अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आओगे तो भी ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा सीरियसनेस, मतलब इलनेस बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होती, लेकिन पैरालिसिस वगैरह के चांसेस इसमें होते हैं। ये था इस क्वेश्चन के बारे में। एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ओपन्स फॉर पब्लिक इन विच स्टेट? एशिया का जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वो पब्लिक के लिए ओपन होता है कौन से स्टेट में? सिक्किम,
उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर या फिर असम। अब सोच के देखो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जो है वो कहाँ पे है और पब्लिक के लिए ओपन कौन से स्टेट में होता है। सो इसका आंसर है बच्चों जम्मू एंड कश्मीर। मैं खुद श्रीनगर में रहती हूँ, सो इसके बारे में मैं एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको दे सकती हूँ। अभी ये ओपन है, ट्यूलिप गार्डन जो है वो पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। कुछ दिन पहले ही मैं वहाँ से होके आई हूँ। आप चाहो तो चैनल पे चेक कर सकते हो, मैंने उसकी अपने शॉर्ट सीरीज में एक वीडियो भी बना के डाली हुई है। सो ये गार्डन अभी खुला हुआ है पब्लिक के लिए और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इसका नाम है। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, उन्होंने इसकी ओपनिंग की है। 68 वैरायटीज़ के ट्यूलिप्स, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये गार्डन है। 68 वैरायटीज़ के ट्यूलिप्स जो हैं वो इस गार्डन में है और अभी फिलहाल 15 लाख ट्यूलिप्स ऑफ न्यूमरस वैरायटीज एंड कलर्स आर प्रेजेंट इन द गार्डन। इतने सारे ट्यूलिप्स जो हैं अभी इस गार्डन में आपके प्रेजेंट हैं, जिनको आप देख सकते हो, नेचर की ब्यूटी का लुत्फ उठा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड फॉर द ईयर 2023? पद्मा अवार्ड्स जो हैं, साल अभी हमारा जो स्टार्ट हुआ है, अप्रैल में हम पहुंच चुके हैं, साल 2023 के लिए कितने सारे पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं? ये 26 जनवरी को प्रेसिडेंट के द्वारा अनाउंस किए जाते हैं। सो इसके ऑप्शंस हैं 52, 75, 81 या फिर 106। इनमें से कितने अवार्ड्स जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं? सो इसका आंसर है बच्चों 106। टोटल 106 पद्मा अवार्ड्स हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अनाउंस हुए हैं राष्ट्रपति भवन में। और ये कब? ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे इनको अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी हैज पास द मीडिया पर्सन्स प्रोटेक्शन बिल? एक बिल अभी पास किया किसी स्टेट ने मीडिया पर्सन्स की प्रोटेक्शन के लिए, जो मीडिया के लोग जाते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक बिल पास किया है। सो ये कौन से स्टेट ने किया है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल? सो इसका आंसर है बच्चों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल जो है वो पास किया गया स्टेट असेंबली से, मींस राज्य की जो असेंबली होती है उससे पास किया गया। और ऑब्वियसली इसका नाम ही आपको बता रहा है, मीडिया पर्सन्स को प्रोटेक्शन देने के लिए बिल पास हुआ था। लेकिन जब इसको आगे सेंड किया गया सिलेक्शन कमेटी के लिए, सिलेक्शन कमेटी के पास फॉर द असेंबली फॉर एग्जामिनेशन, तो आगे चल के ये जो बिल है वो रिजेक्ट कर दिया गया। स्पीकर चरण दास महंत है, उनके द्वारा ये जो बिल है वो रिजेक्ट हो गया। सो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। ड्यूरिंग अर्थ आर 2023, अर्थ आर अभी सेलिब्रेट किया गया है कुछ टाइम पहले। विच इंडियन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी सेव्ड 279 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? 279 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन से स्टेट ने सेव की है? इसमें ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई या फिर गांधीनगर। इन चारों में से कौन से स्टेट ने सेव किया है? सो इसका आंसर है बच्चों न्यू दिल्ली। और ये 25 मार्च को, अभी बहुत रीसेंट है ये, अभी पिछले कुछ दिनों में आप कह सकते हो, 25 मार्च 2023 8:30 to 9:30 PM ये अर्थ आर सेलिब्रेट किया गया था, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो थी उसकी सेविंग को मेन टारगेट बनाया गया था। और दिल्ली ने 279 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेव किया है। और ये 17th टाइम्स जो है अर्थ आर सेलिब्रेट किया गया। और इसमें मिलियन ऑफ पीपल हैव सेलिब्रेटेड अर्थ आर, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सेलिब्रेट किया और इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया है। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड अ कॉन्टैक्ट विथ Which company for procuring project आकाश तीर for the army? आर्मी के लिए एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट आकाश तीर। डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये साइन किया है कॉन्टैक्ट किस कंपनी के साथ? प्रोजेक्ट आकाश तीर में काम करने का जो कॉन्टैक्ट है वो डिफेंस मिनिस्ट्री ने किस कंपनी के साथ साइन किया है? ऑप्शन हैं DRDO, इसरो, बेल या फिर HAL। सो इसका आंसर है बच्चों BEL, जो कि है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और ये आकाश तीर क्या है? इसमें बेसिकली वैसे आपके एयरक्राफ्ट एंड ऑल बनाए जाएंगे। सो अगर कुछ कहीं युद्ध हो रहा होगा, बैटल एरियाज होंगे, तो ये जो आपके क्राफ्ट्स होंगे, एयरक्राफ्ट, वो ग्राउंड से काफ़ी कम हाइट पे उड़ के, बहुत ज़्यादा इनकी हाइट नहीं होगी, और ये आपके जहाँ पे लड़ाई हुई है, युद्ध हो रहा है, वहाँ का प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके प्रोवाइड कर पाएंगे। सो इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने बेल के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है।
सो इस तरह से हम कवर करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर कहीं भी आप इस नॉलेज को यूज़ कर पाएंगे तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी ये। और आई होप इस तरह के वीडियोस मैं आपके सामने हर वीक लेके आती रहूं। मंडे के मंडे हम अपने करंट अफेयर सीरीज में मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन। बाय बाय एवरीवन।